नमस्ते, मैं डॉक्टर शैलेश फले आयुष संजीवनी आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में डिटेल और साइंटिफिक जानकारी लेंगे। IBS को आयुर्वेदा में ग्रहणी नाम से संबोधित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम IBS के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। IBS यानी बड़ी अतड़ी का डिसीज होता है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी जाके कर लीजिएगा। IBS क्यों होता है? पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी लोगों को आता है कि IBS होता क्यों है। IBS के बारे में जानकारी लेने के पहले हमें हमारे बॉडी का नॉर्मल इंटेस्टाइन फंक्शन या डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है उसके बारे में डिटेल जानकारी लेनी पड़ेगी। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन अलोंग विथ रेक्टम और एनल कैनाल से बनता है। हमारे इंटेस्टाइन रिदमिक फंक्शन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्सेशन यानी रिलैक्स होना, जिससे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से आया हुआ फूड रेक्टम की तरफ जाता है। यह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फंक्शन हमारे शरीर का वात दोष करता है, जिसे हम समान वायु और अपान वायु कहते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा इंटेस्टाइन वाटर और न्यूट्रिएंट्स पार्शियली डाइजेस्टेड फूड से एब्सॉर्ब करता है। वेस्ट मटेरियल यानी कि स्टूल हमारे रेक्टम में स्टोर किया जाता है और एनस से वो बाहर निकाला जाता है। IBS में वातदुष्टि की वजह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में डिस्टरबेंस आता है। कई पेशेंट में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड कंटेंट जल्दी नीचे आता है, जिससे हमारा कोलोन वाटर और न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स जो होते हैं वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे हमारे वाटरी स्टूल होते हैं और बार बार लूज मोशंस होने की संभावना ज्यादा होती है। कई केसेस में यह कॉन्ट्रैक्शन स्लो होने की वजह से फूड स्लोली नीचे आता है और हमारा कोलोन ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करता है, जिससे हमारा स्टूल जो होता है वो ड्राई ज्यादा होता है। उसकी वजह से ही IBS के पेशेंट में कुछ बार कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन सब का सार भाग यही है कि वातदुष्टि और मेटाबॉलिज्म, जिसे हम अग्निदुष्टि कहते हैं, इसकी वजह से ही IBS के लक्षण हमें रुग्ण में देखने को मिलते हैं। IBS के बारे में मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमें आम से आमरस बनाना है तो हमें वो हाथ से प्रॉपरली निचोड़ना होगा। सेम उसी तरह ही हमारे इंटेस्टाइन में जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, जिसकी वजह से हमने जो खाना खाया है उसमें के से जो वाटर कंटेंट है वो वाटर कंटेंट और न्यूट्रिशंस, जिसे हम अन्न रस कहते हैं, जो शरीर का पोषण करते हैं, वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं। IBS की केसेस में आहार रस जो होता है वही हमारा डिस्टर्ब होता है। यह आहार रस हमारे शरीर को पोषण नहीं करता, जिसकी वजह से IBS के पेशेंट में वेट लॉस की तकलीफें ज्यादा होती है। दोस्तों, IBS के बारे में कई पेशेंट बहुत ज्यादा चिंता करते हैं कि इससे कैंसर तो नहीं होगा। तो उनके लिए मेरा आंसर यही है कि इससे कैंसर नहीं होता। IBS ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, ये स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर नहीं है। यानी कि इसमें हमारे इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नहीं होती। अगर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है तो आगे तकलीफें ज़्यादा होती है, लेकिन सिर्फ फंक्शनल डिफॉर्मिटी होने की वजह से इसके केसेस में कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है। यह एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन इस IBS की वजह से हमारा रूटीन लाइफ जो होता है वो डिस्टर्ब होता है और थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। यही इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट लगता है। IBS के कारण क्या है? IBS में पाचन तंत्र के काम में लंबे समय से या बार बार होने वाले परिवर्तनों के कारण समस्या पैदा होती है। IBS कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक साथ होने वाले कई लक्षणों का समूह है। IBS कम से कम 10 से 15% पॉपुलेशन में होता है और यह मिड एज में यानी कि 20 से 35 एज में ज्यादा पाया जाता है। मेल्स और फीमेल को कंपेयर करेंगे तो ये फीमेल में थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। IBS के कारण अगर हम देखेंगे तो पहला महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रेस। हाँ राइट, यह एक महत्वपूर्ण कारण है। बहुत बार ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले पेशेंट्स में IBS के लक्षण ज्यादा दिखते हैं।
एग्जाम्पल देखेंगे तो वर्क स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, सबकॉन्शियस स्ट्रेस, इन सभी की वजह से आईबीएस ट्रिगर होता है। हमारी आंतों की सभी गतिविधियां मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस नियंत्रण की गड़बड़ी की वजह से आईबीएस ट्रिगर होता है। इसीलिए आईबीएस को ब्रेन गट डिसऑर्डर भी कहा जाता है। बहुत बार ये रेफरेंस आता है कि आईबीएस को ब्रेन गट डिसऑर्डर कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा गट जो होता है ये दूसरा ब्रेन होता है। इसीलिए स्ट्रेस यानी कि फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस दोनों ही आईबीएस के लिए ट्रिगर फैक्टर होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है असंतुलित आहार। कई बार फास्ट फूड, जंक फूड, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना खाना, ज़्यादा देर तक उपवास करना यानी कि खाली पेट ज़्यादा रहना, अधिक मात्रा में खाना यानी कि पेट भरा है फिर भी ज़्यादा खाना, पयुषित अन्न यानी बचा हुआ खाना खाना, ये ज़्यादा खाने की वजह से अलॉन्ग विथ शराब, चॉकलेट, डेयरी प्रोडक्ट, इन चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में आईबीएस ट्रिगर होता है। इन पदार्थों की वजह से पेट में ज़्यादा तनाव होता है। इसकी वजह से थोड़ा सा स्टूल जो होता है ये हार्ड होता है, जिसकी वजह से पेट दर्द शुरू होता है। इन सभी ट्रिगर फैक्टर की वजह से भी हमारे गट का इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में कई आईबीएस के पेशेंट्स में डेयरी प्रोडक्ट या गेहूं की रोटी ये ट्रिगर फैक्टर होते हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट की वजह से आईबीएस के सिम्टम्स आपको होते हैं तो इसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कह सकते हैं। और व्हीट यानी कि गेहूं की वजह से अगर आईबीएस के ट्रिगर फैक्टर्स हो रहे हैं या जीआई डिसऑर्डर्स हमें हो रहे हैं तो इसे सीलिएक डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। वो हमें थोड़ा सा कंपेयर करना है, ये डॉक्टर आपको बता सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण चीज है हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार महिलाओं में आईबीएस के सिम्टम्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होते हैं। ऐसा कभी देखा जाता है जब भी महिलाओं में पीरियड्स की शुरुआत होती है तो उससे पहले एक 4-5 दिन हर एक फीमेल्स पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, गैसेस ब्लोटिंग ज़्यादा होती है, पेट में दर्द ज़्यादा होता है। सो ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं आईबीएस से रिलेटेड है क्या, या इंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड है क्या, या पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से रिलेटेड है क्या, वो हमें कंपेयर करना है। इसीलिए महिलाओं में भी कई बार आईबीएस के सिम्टम्स पीरियड्स के पहले देखने को मिलते हैं। कई बार अन्य बीमारियां जैसे कि संक्रामक दस्त, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से भी आईबीएस ये ट्रिगर हो सकता है। आईबीएस के लक्षण क्या है? आईबीएस के लक्षण के बारे में अगर हमें सोचना है तो पहले इस रोग के संकेत और लक्षण व्यापक रूप से प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी कि फीमेल्स में कई बार सिम्टम्स अलग होते हैं या मेल्स में कई बार सिम्टम्स अलग होते हैं। लेकिन सामान्य लक्षण अगर हम देखेंगे तो पहला लक्षण महत्वपूर्ण है, ये पेट में दर्द या ऐंठन होना, हमेशा पेट फुला हुआ रहना, जो भी खाओ यानी थोड़ा भी अगर हम खाएंगे तो हमें लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। ये स्पेसिफिकली सिम्टम्स जो होते हैं ये आईबीएस के पेशेंट में देखने को मिलता है। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? वो गैस है, फ्लैचुलेंस यानी कि उद्गार ऊपर से ज़्यादा आना। ये स्पेसिफिकली सिम्टम्स आईबीएस के पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। कई बार आईबीएस के पेशेंट में दस्त या कब्ज, कई बार दस्त होते हैं और कई बार कब्ज होते हैं। यानी कि कुछ 10-12 दिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, बीच में 1-2 दिन लूज मोशंस होते हैं। ये स्पेसिफिकली अल्टरनेटिव पैटर्न जो होता है ये आईबीएस के पेशेंट में देखने को मिलता है। कई बार श्लेष्म युक्त मल निकलता है जिसे हम आम कहते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज में इसे हम म्यूकस कहते हैं। स्टूल अगर हम देखेंगे तो उसमें स्टिकीनेस ज़्यादा होता है। कई आईबीएस के पेशेंट में मेन सिम्टम्स यही होता है कि पेशेंट ने कुछ खाना खाया, लाइट नाश्ता भी खाया या हेवी खाना खाया तो उसको मोशन जाने की एक स्टिमुलेशन होता है या आदत होती है। इस लक्षण से स्पेसिफिकली हम आईबीएस का जो डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं। बहुत बार पेशेंट को ऐसे दिखता है कि कुछ भी खाना खाओ तो मोशन के लिए जाना पड़ता है। ये इरिटेबल बाउल की वजह से ही ये लक्षण उस पेशेंट में दिखता है। आयुर्वेद शास्त्र में आईबीएस की चिकित्सा कैसे की जाती है? आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ग्रहणी 4 प्रकार का होता है। पहला वातज ग्रहणी जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा पित्तज ग्रहणी जिसमें अतिसार के लक्षण दिखते हैं। तीसरा जो है वो कफज ग्रहणी है जिसमें म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा होते हैं जिसे हम आम कहते हैं और इसमें थोड़ा सा लूज मोशंस
होता है। चौथा जो प्रकार है वो त्रिदोषज ग्रहणी है। इसमें सभी वातज पित्तज और कफज ग्रहणी के लक्षण सामान्यता होती ही है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ग्रहणी की चिकित्सा दोष के अनुसार होती है, यानी कि कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट आपके शरीर में है, आपकी प्रकृति कौन सी है, उसी के हिसाब से आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सभी आईबीएस के लिए एक ही ट्रीटमेंट, ऐसा आयुर्वेदा में नहीं है। हर एक प्रकृति के व्यक्ति के लिए अलग चिकित्सा का सूत्र आयुर्वेदा में बताया गया है। पहला चिकित्सा सूत्र क्या है? ये निदान परिवर्जन है, यानी कि खाने में बदलाव लाना और खाने के साथ ही साथ हमारा लाइफस्टाइल जो है, जो हमारे आईबीएस को ट्रिगर कर रहा है, वो हमें उसमें चेंजेस करने होंगे। इसके साथ ही साथ आहार विधि जो बताया गया है आयुर्वेदा में, उनका पालन हमें करना है। दूसरा महत्वपूर्ण चिकित्सा क्या है? ये औषधि चिकित्सा है। ग्रहणी या आईबीएस में रुग्ण के प्रकृति के अनुसार ही औषधि चिकित्सा दी जाती है, जिससे हमारी पाचन संस्थान जो है, उनका फंक्शन जो है वो अच्छा होता है। ये सभी औषधि मेटाबॉलिज्म के ऊपर अच्छा काम करती है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है ये बूस्टअप होता है। अगर मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होता है तो हमारे अतड़ियों का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो नॉर्मल फंक्शन होता है। ये नॉर्मल फंक्शन हो गया तो हमारा आईबीएस भी ट्रीट हो गया, ऐसे ही समझिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण चिकित्सा पंचकर्म चिकित्सा। ग्रहणी व्याधि में रुग्ण के प्रकृति और बल के अनुसार पंचकर्म किया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो पंचकर्मा में भी विरेचन, बस्ती और शिरोधारा, इन सभी का उपयोग अच्छी तरह से क्लिनिकली पेशेंट में देखने को मिला है। पंचकर्म से बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? तो पंचकर्म से हमारा गट जो होता है उसकी मोटिलिटी बढ़ती है। गट की मोटिलिटी बढ़ेगी तो अपने आप ही गट का एब्सॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ता है। अग्नि और पाचन संस्थान नियमित होता है। हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारे गट को जो चाहिए उसका रिस्टोरेशन प्रॉपरली होता है। स्टूल का प्रॉपर इवैक्यूएशन होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन कम होता है। कॉन्स्टिपेशन अगर कम हो गया तो गट की मोटिलिटी जो है वो भी प्रॉपर हो जाती है। ये सभी का सार बात क्या है कि ये सभी हमारे मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। यानी कि बस्ती चिकित्सा जो होती है वो मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करती है। उसके साथ ही साथ अगर हम शिरोधारा करते हैं तो वो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए हेल्पफुल होती है। आईबीएस से कैसे बचे और उसके उपाय क्या है और उसमें कौन सी सावधानियां हमें बरतनी पड़ेगी, तो इसके बारे में मैं हमेशा एक ही कहता हूँ कि इस रोग में पाचन शक्ति मंद रहती है। इसलिए जब आप कम खाएंगे तो पाचन तंत्र प्रभावी तरीके से काम कर पाएगा। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो रोग ठीक होने तक हमें भरपेट नहीं खाना है। भूख से अधिक कभी भी नहीं खाना है। अगर 3 रोटी की हमें भूख है तो 2.5 रोटी ही खाना कभी भी फायदेमंद होगा। एक समय के आहार में केवल 1 अनाज और 1 दाल ही खा सकते हैं। रोटी और चावल दोनों इकट्ठा मोस्ट ऑफ टाइम हमें अवॉइड करना है। एक आहार में एक तो चावल की खिचड़ी खाए या केवल ज्वार की रोटी खाए। गेहूं की रोटी जो है वो स्ट्रिक्टली हमें अवॉइड करनी है। जब आप ऐसे डाइट फॉलो करेंगे तो हमारे पाचन तंत्र पे थोड़ा भी दबाव नहीं पड़ेगा। अगर दबाव नहीं पड़ेगा तो हमारा बाउल मूवमेंट है वो प्रॉपर होगा। बाउल मूवमेंट प्रॉपर होगा तो अपने आप ही हम आईबीएस को बाय डाइट से हम ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण छाछ का उपयोग करना है। खाने में छाछ का यथोचित उपयोग डेली अगर हम करते हैं तो यह दीपन और पाचन कार्य करता है। आयुर्वेदा में छाछ को श्रेष्ठ औषधि माना गया है। इसमें जीरा और सैंधव अगर हम मिक्स करके लेते हैं तो ये दीपन पाचन अच्छा कार्य करता है। तीसरा महत्वपूर्ण है मसालों का यूज करना। मसालों में जीरा, काली मिर्च, अदरक, धनिया, दालचीनी, सौंफ, मेथी, जावित्री, लौंग, जायफल, अजवाइन इत्यादि आपके घर में डेली जो यूज मसाले के पदार्थ करते हैं वो हमें डेली यूज करना है। इसमें केवल लाल मिर्च और हरी मिर्च कभी भी ना खाएं। आईबीएस के रोगी ने कितनी बार खाना खाना चाहिए? बहुत बार पेशेंट का क्वेश्चन आता ही है कि हम कितनी बार खाना खाएं, कौन सा खाना खाएं, कौन से समय पे खाएं। तो उनके लिए मेरा आंसर यही रहेगा कि आईबीएस के रोगी में केवल 2 बार ही खाना खाना अनिवार्य होता है। यानी कि अगर आपको भूख अगर 2 टाइम की है तो 2 टाइम खाइएगा। अगर भूख 3 टाइम लगती है आपको
तो ही खाइएगा। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी एक चीज है, दो आहारों के बीच कम से कम 4 घंटे का थोड़ा सा अंतर हमें रखना है। हर बार कैसा होता है कि हम 2 खानों के बीच थोड़ा सा कुछ तो स्नैक्स खाते हैं, बिस्किट या नमकीन इत्यादि खाते हैं, सो वो थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। 2 खाने के बीच थोड़ा सा हमें जो नमकीन है या फास्ट फूड है वो स्ट्रिक्टली हम अवॉइड कर सकते हैं। खाने के समय का भी स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। एग्जाम्पल अगर हम दें तो 8 बजे आपको भूख लगती है, उसमें अगर हम नाश्ता करते हैं तो 8 बजे ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि 9 से 9:30 बजे तक हमें वो एक्सटेंड करना है। स्ट्रिक्टली हमें टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना वो खाना ही है। 8/16 नियम, हफ्ते में 2 बार या 1 बार 8/16 नियम का हमें पालन करना है। 8/16 नियम मीन्स क्या है? 8 घंटे के भीतर 2 बार भोजन करना और 16 घंटे के लिए उपवास करना 8/16 नियम से जाना जाता है। जब आप सुबह 10 बजे खाना खाते हैं और शाम को 6 या 7 बजे तक खाना खाते हैं तो आपके 2 भरपेट भोजन होते हैं, और इस 2 भरपेट भोजन के बाद आप 16 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। इससे हम क्या करते हैं कि हमारे पेट को आराम देते हैं। इससे क्लिनिकली प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स को फायदा मिला है। इन 16 घंटे के बीच अगर आपको लगता है तो आप पानी तो पीना ही है, उसके साथ ही बिना दूध वाला चाय अगर लिया तो भी चलेगा, या नींबू का पानी भी आप ले सकते हैं। खाने के संबंधित एक दूसरा नियम मैं हमेशा पेशेंट को बताता हूँ कि भोजन हमेशा आराम से ही खाना है। भोजन 30 या 40 मिनट में ही खत्म करना है, जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी है। भोजन के हर एक कोर को आनंद पूर्वक इतना चबाइए कि निगलने की बजाय पानी की तरह गटकने योग्य वो हो जाए। यही हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा। आईबीएस में कौन से घरेलू उपचार कर सकते हैं? आईबीएस में घरेलू उपचार में सर्वश्रेष्ठ दवाई है छाछ होती है। छाछ में चुटकी भर हींग, जीरा मिलाकर सेवन कर सकते हैं। काली मिर्च, काला नमक छाछ के साथ भी ले सकते हैं। कई बार हरड़ का चूर्ण, थोड़ा सा काला नमक गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। कई बार अदरक, तुलसी, लौंग का काढ़ा वातज ग्रहणी के पेशेंट में लाभकारक होता है। कुछ पेशेंट में हम हींग, अजवाइन, सौंठ बराबर मात्रा में पीसकर खाने के बाद पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे दीपन और पाचन होता है। जीरा, लौंग, अजवाइन इन सभी का चूर्ण सब्जियों में डालकर खाने से आईबीएस में होने वाले मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपचन, अजीर्ण होता है वो उनमें इस दवाई की वजह से आराम मिलता है। यह हम घरेलू नुस्खे ले सकते हैं, लेकिन आईबीएस की प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप वैद्य की सलाह से ही आप आगे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।